गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया? आई होप कि आप लोगों का मैं याद होऊंगा। मैंने एक सेशन लिया था आपके साथ ज्योग्राफी का। थैंक यू ज्योति। एम आई ऑडिबल? मैं सब लोगों को सही से सुनाई दे पा रहा हूँ? एक बार वॉइस चेक करो। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और ज्योग्राफी के सेकंड सेशन में मैं आप लोगों के सामने हूँ अभी। तो टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले सेशंस में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ रिवर्स के बारे में। तो उस रिवर सिस्टम में हम लोगों ने कुछ चीजों की चर्चा की थी, जैसे कि कोई भी रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है वो उसका उद्गम स्थल यानी कि सोर्स होता है, और जिस पॉइंट पर जाकर के वो सागर अथवा महासागर में गिर जाती है उसको हम लोग मुखनाद यानी कि माउथ कहते हैं, ठीक है ना। और सोर्स के आधार पर जो उसका उद्गम स्थल होता है या नदियों का स्रोत होता है उसके आधार पर हमने रिवर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हमारा था पेरिनियल और दूसरी हमारी थी सीजनल। इसमें एक को हम कह रहे हैं सदाबहार और दूसरे को हम लोग कह रहे हैं मौसमी नदी, जो आपको पता होगा। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि वो सारी नदियां जो कि हिमनाद अथवा ग्लेशियर से निकलेंगी वो पेरिनियल होंगी, और जो रिवर्स डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? बरसात के ऊपर, यानी कि वर्षा के ऊपर या मेघ के ऊपर, उसको हम रेनफेड रिवर या फिर बरसाती नदी कहते हैं। आप मुझे 2 मिनट दो, अभी थोड़ी देर में मैं वॉइस प्रॉब्लम भी खत्म करता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। बच्चे वॉइस का कंप्लेन कर रहे हैं कि थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है और इको हो रहा है, साउंड माइट बी, और एसी से भी डिस्टरबेंस हो रही है क्या इनको? एक बार एसी थोड़ी देर के लिए बंद करो आप, और एक बार वॉइस क्लियर करो। बोल रहे हैं अब क्या साउंड क्लियर है? एक बार आप लोग सब चेक करना प्लीज। एक बार एसी को भी ऑन कीजिएगा, देखते हैं उसके साथ क्या तो है ना। वॉइस उसका नॉइस वाला ऑप्शन कर दिया आप। कॉफी चाहिए? मैं चाय पी रहा हूँ, कॉफी नहीं चाह रहा पी रहा हूँ। निकोटीन जरूरी हो जाती है न्यूरॉन्स के लिए, तभी तो मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा। लो साउंड है सर। नोट्स आज अपलोड करवा दूंगा। आज की क्लास के बाद जहां तक मैं टॉपिक को कवर कर चुका हूँ वो सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे, आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। और जिनको इंग्लिश में चाहिए उनके लिए इंग्लिश में, जिनको हिंदी में चाहिए उनके लिए हिंदी में, ये सब चीज अपलोड हो जाएगी। आप
अब आप बताओ कि साउंड बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ऑल डन। अभी मैं पिछली क्लास की चीजों को थोड़ा रिवाइज कर दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। तो आप पहले क्लास के साथ साथ इस क्लास को भी आप अच्छे से, इसलिए आप इसको बिल्कुल टेंशन मत लो। शशि, मैं बिल्कुल आपको बीपीएससी के लिए सजेशंस दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। आप ज्योग्राफी के लिए बिल्कुल अश्योर्ड रहो कि वट एवर आई एम टीचिंग यू पीपल, ये आपको पीसीएस और यूपीएससी के प्रीलिम्स तक काम आएगा। बस आपको करना क्या है कि मेरे सारे क्लास के जो लेक्चर्स हैं, जो मैं चीजों को ओरेट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, केवल आप उसको बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। और जो भी नोट्स आपको अपलोड किया जाएगा, करके हम देंगे, आप उसको केवल अच्छे से फॉलो कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी के जो सोर्सेज हैं उसमें बहुत सारे बुक्स को रेफर करके मैं आपको चीजों को बता रहा हूँ। और बुकिश नॉलेज कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड आई होप कि जो पहली लेक्चर थी मेरी, जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझाया था, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही थी चीजें, तो आई आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी मैं थोड़ा पिछली क्लास को रिवाइज करते हुए और आज के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, तो आप मुझे स्टार्ट करने दें। और आप तब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछिएगा अभी अगले 45 मिनट्स तक। प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चैट मत डालो, और अगले 45 मिनट्स तक प्लीज, और लेट मी डिफाइन ऑल द थिंग्स, कि एक बार मैं चीजों को पहले फ्लो में ले आऊं, फिर आपको जो भी क्वेरी करनी होगी मैं आपको 15 मिनट्स दूंगा। आप सारे क्वेरीज मुझसे करना, एक बार मुझे क्लास के फ्लो में आने दो, मुझे उसको स्टार्ट करने दो। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने रिवर सिस्टम को स्टार्ट किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी नदियां सीधे रूप से कभी नहीं प्रवाहित होती, और जब भी वो फ्लो करती है तो वो फॉलो करती है मिएंडरिंग पाथ को। और मिएंडरिंग का मतलब होता है विसर्पण। तो विसर्पण का मतलब ये हुआ कि नदियां जब भी फ्लो करेंगी तो वो अपने जिगजैग पाथ को या टेढ़े मेढ़े रास्ते को बनाएंगी, और इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को हम कहते हैं मिएंडरिंग, यानी कि विसर्पण। और ये इसलिए ऐसा होता है, नदियां सीधी इसलिए नहीं बहती कि पृथ्वी की जो सतह है, हमारी जो सरफेस ऑफ अर्थ है, इसके ऊपर जितनी भी संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रखा है, उस सभी स्थान पर एक समान नहीं है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पे ज्यादा उबड़ खाबड़ है, कहीं पर कम है। तो ये जो लो एंड राइज का कॉन्सेप्ट है कि कहीं पर उभार ज्यादा है, कहीं पर नाद ज्यादा है, कहीं पर क्रस्ट ज्यादा है, कहीं पर ड्रफ ज्यादा है, जहां पे पहाड़ है कहीं पर पठार है, तो ये समतल न होने के कारण जहां जहां से इसको जिस तरह की संरचनाएं मिलती हैं, उन संरचनाओं को ये अपने प्रवाह के द्वारा, अपने फ्लो के द्वारा, नदी की चाल के द्वारा, अपनी फोर्स के द्वारा क्या करती है, काटती चलती है। और काटने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग एक वर्ड के थ्रू डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है इरोजन, यानी कि अपरदन। तो अपरदन वो क्रिया है जिसके द्वारा, यानी कि इरोजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू रिवर वाटर जो है वो अपने किनारों के मिट्टियों को क्या करती है, काटती है, उसको अपरदन कहते हैं। वहीं पर जब पानी और हवा, यानी कि वाटर और एयर दोनों मिलकर के चट्टानों को, यानी कि रॉक्स को जब क्या करेंगी, काटेंगी, तो उसको वेदरिंग कहते हैं। तो अपचयन में हवा के साथ साथ पानी का प्रयोग होगा, और अपर्दन में केवल किसका इस्तेमाल किया जाएगा, पानी का। तो इरोजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू नदियां अपने किनारों के मिट्टी को काटते चलती है, और वेदरिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा और पानी दोनों मिलकर के चट्टानों और मिट्टियों को काटती है। तो जब ये काटेगी अपने रास्तों के चट्टानों को, मिट्टियों को, तो जहां पर चट्टानें हल्की होंगी वो आसानी से काट सकती हैं, तो वहां पे रास्ता बिल्कुल सीधा होगा। जहां पे चट्टानें हार्ड होंगी, वहां उस चट्टान के उस हिस्से को वो काट पाती है जो थोड़ा सॉफ्ट होगा। इसलिए इरोजन और वेदरिंग दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा रिवर अपने पाथ को, अपने रास्ते को क्या करती है, बनाती है। और ये रास्ता क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि मिएंडरिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने ये कहा कि रिवर जो है वो मुख्यतः दो जगह से ओरिजिनेट होती है। एक स्थान को कहा जाता है ग्लेशियर, जिसको हम हिमनाद कहते हैं, और जो दूसरा पॉइंट होता है हमारा, उसको हम कहते हैं लेक, यानी कि
झील। आपको पता है कि ग्लेशियर जब भी बनेगा, इसका जब भी निर्माण होगा, तो माउंटेन रेंजेस के ऊपर यानी कि पर्वत श्रेणियों के ऊपर, और इन पर्वत श्रेणियों पर जो हिमनाद यानी कि ग्लेशियर्स होती है, जब ये वार्म एयर के यानी कि जब गर्म हवाओं के संपर्क में आती है, तो इस वार्म एयर के कांटेक्ट में आने से ये ग्लेशियर्स कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी, पिघलेगी, यानी कि इसका मेल्टिंग होगा, और इस पिघलन के कारण यहां से एक सोर्स ऑफ रिवर क्या होती है, जनरेट होती है। और चूंकि ये एक नदियों का स्रोत स्थल बन जाता है, और ये चूंकि ग्लेशियर्स के पिघलने से उद्गम होती है, हिमनादों के पिघलने से निकलती है, इसलिए इन नदियों में सालों साल पानी की उपस्थिति होगी, कभी भी पानी की कमी नहीं आएगी, जिस कारण वो सभी नदियां जो ग्लेशियर से निकलती हैं या हिमनाद से निकलती हैं, उस पे सालों साल प्रवाह होने के कारण इसको हम लोग सदाबहार यानी कि पेरिनियल रिवर कहते हैं। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि वो सभी नदियां जो हिमनाद से पिघलने के बाद उत्पन्न होती है, हिमनादों के पिघलने के बाद उत्पन्न होती है, जिसमें सालों साल पानी का प्रवाह होगा, उसको हम लोग पेरिनियल यानी कि सदाबहार नदी कहेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके ठीक अपोजिट जो झील होती हैं, जो लेक होती हैं, तो लेक भी बहुत तरह की होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अधिकांशतर झील जो है उसमें जो पानी का स्रोत होता है या जो सोर्स ऑफ वाटर है, वो आता है कहां से, बरसात से यानी कि रेनफॉल से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिवर लेक से ओरिजिनेट करेगी या झील से उत्पन्न होगी, वो नदियां क्या होंगी, बरसाती यानी कि सीजनल रिवर। तो हम सोर्स के आधार पर रिवर को दो पार्ट में बांटते हैं, पेरिनियल और सीजनल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जब रिवर अपने सोर्स से माउथ तक फ्लो करेगी, तो चूंकि इसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिएंडरिंग, अर्थात विसर्पण। इसमें हमने फिर एक चर्चा की थी कि अपनी चाल के आधार पर, अपने सोर्स से माउथ के बीच में जो इसका रास्ता होता है, उसके आधार पर हम पूरे वर्ल्ड में रिवर को क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट्स में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में मूलतः या प्राइमरली कितने टाइप्स की रिवर एग्जिस्ट करती है, तो आप बताओगे तीन प्रकार की नदियां होती हैं, यानी कि रिवर्स कितने होते हैं, थ्री टाइप्स के। तो सबसे पहला जो टाइप होता है रिवर्स का, उसमें सबसे पहला प्रकार होता है कॉन्सिक्वेंट। पहला किसको बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, जिसको हम कहते हैं अनुवर्ती। दूसरी जो नदी होती है उसको हम लोग कहते हैं सुपर इम्पोज्ड, यानी कि अध्यारोपित। और जो तीसरा टाइप है रिवर का, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, यानी कि पूर्ववर्ती। ठीक है, इस तीनों में फर्क केवल यह है कि वो सारे रिवर्स जो अपने सोर्स से लेकर के माउथ तक, सोर्स से लेकर के माउथ तक यानी कि उद्गम से लेकर के मुखनाद तक, अगर अपने स्लोप के अकॉर्डिंग यानी कि ढाल के अनुरूप, अगर अपने पाथ को चेंज किए बगैर, यानी कि पाथ को चेंज किए बगैर, यानी कि अपने रास्ते को बदले बगैर, अगर सोर्स से माउथ तक क्या करेगी, फ्लो करेगी, प्रवाहित होगी, यानी कि जो नदी अनुशासन में चलेगी, या हम कह सकते हैं डिसिप्लिन्ड होगी और अपने रास्ते को नहीं बदलेगी, वो सारी नदियां क्या कहलाएंगी, अनुवर्ती। ठीक है ना। उसके ठीक उल्टे पे या अपोजिट साइड में आपको ध्यान रखना है कि जो नदियां सबसे ज्यादा यानी कि एक्सेसिव क्या होती हैं, मिएंडरिंग होगी, यानी कि जो अत्यधिक विसर्पण करेंगी। ठीक है ना। तो विसर्पण करने का मतलब यह है कि जो अपने रास्ते को ये तेजी से बदलती है या काफी तेजी से चेंज करती है, ठीक है ना, सोर्स से माउथ तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड। और जो पूर्ववर्ती नदी है, इसमें दो कॉन्सेप्ट है। वो सारी रिवर्स जिसका ओरिजिन हिमालय के उत्पत्ति से पहले यानी कि हिमालय के ओरिजिन से पहले हुआ हो, या भारत की वो नदियां जो निकलती हैं कहां से, तिब्बती पठार से यानी कि तिबेटियन प्लेट्यू से, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर। मुझे पता है कि मैंने इसको लास्ट क्लास में कराया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे नए हैं, तो उनको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं केवल एक ब्राउज कर रहा हूं। तो आप बिल्कुल पैनिक मत करो, मैं चीजों को कवर कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो उस चीज के लिए। ठीक है ना। तो कॉन्सिक्वेंट वो नदी होगी जो सोर्स से माउथ तक बिना पाथ को चेंज किए हुए फ्लो करेगी। सुपर इम्पोज वो होगी जो अपने रिवर कोर्स को बहुत फास्टली चेंज करेगी। और एंटीसीडेंट रिवर्स वो होंगी जो हिमालय से पहले ओरिजिनेट हो चुकी हैं, या वर्तमान में वो नदियां जो निकलती कहां से है, तिब्बती पठार से। वो सारा किसका एग्जाम्पल होगा, एंटीसीडेंट का। सुनील कुछ भी नोट नहीं करना है, वो केवल मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है ना। तो ये तीनों अंतर हैं। मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था कॉन्सिक्वेंट के अंदर कि जो भी रिवर्स इंडिया के
पेनिनसुलर पार्ट से यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब कॉन्सिक्वेंट होंगी, जो अपने मार्गों को बदल करके बाढ़ जैसी त्रासदियां लाती हैं, फ्लड्स को कॉज करती है, वो सुपर इम्पोज होती हैं। जैसे बिहार में कोसी नदी है, बंगाल में दामोदर नदी है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी है, बनास नदी है, सिक्किम में अरुण नदी है, ये सब सुपर इम्पोज हैं। उसके अलावा तिब्बती पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं, उसमें एक सबसे बड़ा नाम है सिंधु का, दूसरा सबसे बड़ा नाम है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का, तीसरा इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर सतलज का, इसके बाद एक नाम है यहाँ पर घाघरा का, ठीक है ना। तो ये वो नदियां हैं। फिर इसके बाद एक और भी नदी है यहाँ पर तीस्ता है, ठीक है ना। तो ये सब जो नदियां हैं ये किससे कहलाती हैं? एंटीसीडेंट। अब आप एक सवाल आया है मेरे पास कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी भूभागीय क्षेत्र यानी कि कोई भी लैंड एरिया जो तीन ओर से जल से घिरा हो, यानी कि जो सराउंडेड हो वाटर से थ्री साइड से, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय। यानी कि द एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। जैसे अगर आप भारत के इस हिस्से को देखो, जैसे ये गुजरात का हिस्सा है, गुजरात के नीचे आएंगे तो हमारा पश्चिमी घाट होगा, पश्चिमी घाट से यहाँ जाएंगे तो हमारा पूर्वी घाट है, तो यहाँ पे हमारी है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हमारा है हिंद महासागर, और यहाँ पे हमारी है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। तो एक और, दो और तीसरा, तो ये जो क्षेत्र है तीन ओर से घिरा हुआ है जल से, तो ये जो पूरा हिस्सा होगा इसको हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय। कुलदीप, समझ में आई आपको बात? डन। अब देखो, फिर हमने एक डिवीजन किया था इंडियन रिवर्स का, और आपको दो चीजें समझाई थी कि भारत में मेनली दो प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं, यानी कि टू टाइप्स ऑफ रिवर्स फ्लो करती हैं। कहां पर? इंडिया में। जिसमें से एक लैंड सराउंडेड बाय वाटर विथ टू साइड्स इज कॉल्ड दोआब। जो क्षेत्र दो दो तरफ से पानी से घिरा होगा वो दोआब होगा, जो तीन तरफ से होगा वो प्रायद्वीपीय होगा, और जो चारों ओर से होगा वो द्वीप होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब जो भारतीय नदी है, अगर हम बात करें इंडियन रिवर्स की, तो जो भारतीय नदी है हमारे यहाँ जो प्रवाहित होती हैं, इसको हम बेसिकली दो पार्ट से बांटते हैं। पहला होता है हिमालयन नदी, और दूसरी होती है हमारी प्रायद्वीपीय नदी यानी कि पेनिनसुलर रिवर। दोनों में फर्क मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि पेनिनसुलर का जो हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का, वो हिमालय से पूर्व का क्षेत्र है, यानी कि हिमालय से पहले इस क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी जब पृथ्वी पर संरचनाओं का निर्माण हो रहा था। तो सिंपल सी बात है कि अगर पेनिनसुलर पार्ट पुराना है तो इस क्षेत्र में अपरदन यानी कि जो इरोजन है, और जो वेदरिंग है यानी कि जो अपक्षयन है, वो बाकी हिमालय की तुलना में ज्यादा हुई होगी। तो इरोजन और वेदरिंग ज्यादा होने के कारण जो भी नदी पेनिनसुलर एरिया से गुजरेगी, उनकी जो डेप्थनेस है यानी कि उनकी जो गहराई है, किसके तुलना में? हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों की तुलना में वो क्या होगी? ज्यादा। आई बात समझ में? क्योंकि ये हिस्सा पुराना है, ये ओल्डर रॉक्स पार्ट है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि सबसे पहले अरावली विकसित हुई, फिर विंध्यान विकसित हुई, फिर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला बनी, फिर यूरोप की पर्वतमाला बनी, और इन माउंटेन रेंजेस के बनने के बाद, ठीक है ना, सबसे आखिरी में ओरिजिनेशन हुआ या उद्गम हुआ किसका? हिमालय का। तो चूंकि पेनिनसुलर पार्ट बहुत पुराना है, तो इस क्षेत्र में अपरदन और अपक्षयन पहले से होती आ रही है। तो एक्सेसिव इरोजन और वेदरिंग के कारण यहाँ की जो चट्टाने हैं ये कटते कटते क्या है, बिल्कुल कम हो गई है। तो इसकी थिकनेस जब कम होगी, जब इसकी मोटाई कमेगी, तो इसका मतलब क्या है कि थिकनेस घट रही है और गहराई बढ़ रही है। तो ये जो बनेगा डायग्राम वो बनेगा पेनिनसुलर रिवर्स का। जबकि हिमालयन रिवर्स में जो इसके बहुत बाद बनी है, यहाँ आज भी इरोजन चल रहा है, जिस कारण से इस रिवर्स का जो स्लोप है यानी कि जो ढलान है, वो इसके तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा, ढाल ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें गहराई की यानी कि डेप्थनेस की, तो आपको ध्यान रखना है कि डेप्थनेस के बात अगर हम करेंगे तो इसकी डेप्थनेस क्या होती है? लो होती है, कम होगी, ठीक है ना। और इसकी गहराई क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इरोजन कम हुआ है, क्योंकि ये नया क्षेत्र है, और यहाँ पे इरोजन वेदरिंग ज्यादा हुई है, इसलिए इसकी गहराई क्या होगी? ज्यादा होगी। दूसरा अंतर ये है कि चूंकि ये नया क्षेत्र है, तो हिमालय से जितनी भी नदी निकलेंगी, ये सारी नदियां क्या होंगी? यंगर रिवर यानी कि युवा नदियां होंगी। उसके अपोजिट जो पेनिनसुलर रिवर होगी, जो कि ये पुराना नदी है, इसलिए यहाँ की नदियां क्या होंगी? प्रौढ़ होंगी, या इसको हम कह सकते हैं वृद्धा नदी होंगी, यानी कि ये क्या होंगी?
ओल्ड रिवर्स होंगी, पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है ना। तीसरा अंतर यह है कि चूंकि ये युवा है, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिस कारण से ये नदियां बहुत ज्यादा क्या होंगी, मियंडरिंग, यानी कि ये काफी विसर्पण करेंगी और ये काफी टेढ़े मेढ़े रास्ते को फॉलो करेंगे, क्योंकि जब स्लोप ज्यादा होगा तो जब ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगी, गहराई की तरफ ये नदी चलेगी, तो ऊपर ही क्षेत्र में इसका बहाव ज्यादा होगा, इसलिए मियंडरिंग ज्यादा करेंगी। लेकिन चूंकि इसकी गहराई ज्यादा है, इसलिए इसका जो विसर्पण होगा, प्रायद्वीपीय नदी का मियंडरिंग नेचर जो होगा, वो हिमालय की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो ये हम कहेंगे पेनिनसुलर रिवर लेस मियंडरिंग है और हिमालयन रिवर मोर मियंडरिंग है। पेनिनसुलर रिवर की गहराई ज्यादा होगी, हिमालयन रिवर की गहराई कम होगी। हिमालयन युवा नदी होगी, पेनिनसुलर वृद्धा नदी होंगी। ये सब आपको अंतर ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि जो हिमालयन रिवर्स होती है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स मिलेंगे। तो हिमालयन नदी जितनी भी बहती है वो सब सदाबहार यानी कि पेरिनियल होगा, यानी कि हिमालयन रिवर्स क्या होंगी, सदाबहार नदियां। और ये जो होंगी, ये चूंकि बरसात पर निर्भर करती हैं, तो ये क्या होंगी, मौसमी यानी कि बरसाती नदियां होंगी। इन सबको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक सवाल मेरे पास आया है ज्योति का कि सर हिमालय कैसे बना है। तो हिमालय जो है वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में, जहां मैं आपको समझाऊंगा कि हिमालय कैसे बना, हिमालय का कितना विभाजन है और यहाँ पे कौन कौन सी पासेस हैं और उसकी क्या विशेषता है भारत के लिए। तो वी विल कम टू दैट चैप्टर। लेट मी कंटिन्यू विद द रिवर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये बहुत सिंपल ग्राफ है कुलदीप। आप ये मान के चलो कि पहले ये चट्टान यहां तक थी, ठीक है ना। अब जब इसको बार बार नदी इस पर बहेगी तो इसको काटेगी, तो अब ये कटते कटते क्या है कि ये चट्टान की जो मोटाई है वो घट करके लगभग यहां तक आ चुकी है। तो हम कहते हैं कि ये जो कटाव हुआ है या जो इसकी इरोजन हुई है, इससे इसकी गहराई क्या है, बढ़ गई है। जबकि इसकी अगर हम बात करें हिमालय की, तो इसको मानते हैं कि ये चट्टान था पूरा, तो अब ये कटना शुरू हुआ यहां से, तो अब ये कट कट के इस हिस्से तक पहुंची है। लेकिन जैसे जैसे ये क्षेत्र पुराना होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसकी तरफ आएगा। और जब इसकी तरफ आएगा तो जो स्थिति आज प्रायद्वीपीय क्षेत्र की है वही हिमालय की बन जाएगी। आई बात समझ में। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये सेंस, वो इसलिए कि पहले रॉक्स यहाँ पे थी, तो बार बार नदी के बहने से ये कट चुकी है और कट के इसकी गहराई क्या है, बढ़ गई है। आई बात समझ में। अभिषेक, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपने ये कहा कि अगर हिमालय सदाबहार है तो डेफनेस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं इस बात के लिए आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा। आप ये मान के आप ये समझो, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है, जो पेनिनसुलर एरिया है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये हिमालय से लगभग 2000-3000 करोड़ वर्ष पहले का क्षेत्र है। तो भाई इस क्षेत्र पर इरोजन और वेदरिंग बहुत कई करोड़ वर्ष पहले से होती आ रही है, अब यहां पर होनी शुरू हुई है, ठीक है ना। और चूंकि पेनिनसुलर हिस्सा जो भारत का है, जो भारत नदी पर रहे हैं, ये बिल्कुल तट पर है, तो तट पर होने के कारण यहाँ पे बरसात ज्यादा होती है, और ज्यादा बरसात होने के कारण से इन पेनिनसुलर नदियों के अंदर पानी बिल्कुल भरा पड़ा होता है, जिस कारण से इसने ज्यादा अपर्दन किया है और यहाँ पे अपर्दन कम हुई है। जिस कारण से मैंने कहा कि जहां पे अपर्दन और इरोजन ज्यादा हुई है वहां पे डेप्थनेस ज्यादा होगी और बाकी में नहीं होगी। अभिषेक, क्लियर हुई बात। मैं पूरे रिवर को बिल्कुल मैप बना के समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। और अगर आप रटोगे ना, जो भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, गोल्डबर्ग नाम से आपका आ रहा है, तो आप रटोगे अगर तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सूरज, आपने पूछा विसर्पण। विसर्पण का मतलब होता है कि जब नदियां टेढ़ी मेढ़ी रास्ते को फॉलो करती है, तो जो जिगजैग पाथ होता है, जो जैसे सांप होता है, तो सांप कैसे चलता है, टेढ़े मेढ़ा तरीके से। तो सांप की चाल और नदी की चाल बराबर होती है, इसलिए सर्प वर्ड लिया है विसर्पण से। जो विसर्पण वर्ड लिया है वो विसर्प सर्प से लिया गया है। तो सर्प से बना है विसर्पण।
स्लोप का मतलब ये होता है कि जब कोई भी, जैसे आप किसी सीढ़ी को अगर छत से लगाते हो, तो छत से जो सतह तक का जो सीढ़ी का एंगल बनेगा वो उसका स्लोप होता है। तो अगर कोई चीज यहां पर है और दूसरी चीज यहां पर है, तो इसको आप मान लो क्या है, ये बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ जो एच है ये क्या बनेगा, स्लोप बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ढलान। जैसे आप सतह से सीढ़ी को लगा रहे हो छत से, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, स्लोप बनेगा। सुदीप्तो, इज इट क्लियर? दिस इज स्लोप। एंड इफ द रिवर फ्लोज ऑन स्लोप, अगर नदियां स्लोप पर प्रवाहित होंगी, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी तो इसका जो फ्लो होगा वो ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है ना, तो ये रिवर क्या होंगी, ज्यादा टेढ़े मेढ़े रास्तों को फॉलो करेगी, तो इसका मेandering नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हिमालय की डेप्थनेस कम है, लेकिन इसका ये मतलब है ना कि उसका स्लोप ज्यादा है। तो अगर स्लोप ज्यादा होगा तो फ्लो ज्यादा होगी, फ्लो ज्यादा होगी तो मेandering ज्यादा करेगा। इज इट क्लियर? यस ज्योति, रिवर के डेप्थनेस के बढ़ने से हिमालय पर बिल्कुल असर पड़ेगा। और कैसे पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे हिमालयन प्लेट्स के ऊपर। अब बिल्कुल टेंशन मत लो, जब फिजिकल फीचर्स हमारा खत्म होगा ना, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस बचेंगे नहीं। भारती, मैंने जस्ट कहा था कि पेरिनियल का मतलब होता है कि वो नदियां जहां पे रिवर, जहां पे फ्लो ऑफ वाटर कॉन्टिन्यूअस हो, यानी कि नदियां सूखती नहीं है पूरे साल में कभी भी, ठीक है ना, और लगातार उसमें पानी फ्लो करेगा, रिवर फ्लो करती रहेगी, उसको पेरिनियल कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था इंडियन रिवर सिस्टम का। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ गंगा रिवर सिस्टम को। मैंने गंगा का मैप समझाया था आपको क्या, प्लीज लेट मी नो, मैंने लास्ट क्लास में कहां तक कराया था, आप मुझे एक बार बताओ, फिर मैं वहां से कंटिन्यू करूंगा। क्या मैंने गंगा रिवर सिस्टम स्टार्ट कर दिया था? इफ यस देन टेल मी। और कहां तक कराया था ये बता दो आप मुझे। ओके, तो मैंने आपके साथ प्रयाग डिस्कस कर लिया था मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसमें एक चीज की चर्चा की थी कि हमारा इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गंगा। गंगा की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना। और गंगा जो ऑरिजिनेट कर रही थी वो कर रही थी कहां से, गंगोत्री से, ठीक है ना। इसके बाद यमुना निकल रही थी कहां से, यमुनोत्री से। और ये दोनों जो ग्लेशियर्स हैं गंगा की, सॉरी, यमुनोत्री गंगा दोनों जो ग्लेशियर्स हैं ये है उत्तरकाशी उत्तराखंड में, ठीक है ना। गंगा की सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है उसको हम लोगों ने कहा था भागीरथी, ठीक है ना। इस भागीरथी के अलावा इसकी जो सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी थी हमारी, वो हमारी थी कौन सी, रामगंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि रामगंगा के बाद जो अगली ट्रिब्यूटरी थी इसके अंदर वो थी क्या, गोमती, ठीक है ना। गोमती के बाद इसमें एक नदी आ रही है टिबेटियन प्लेट्यू से, जो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, उसको हमने कहा था घाघरा। और ये जो घाघरा है इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक को हम कहते हैं सरयू, ठीक है, जिस पर अयोध्या शहर है। और जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है इसकी उसको हम कहते हैं राप्ती, जिस पर गोरखपुर है, ठीक है ना। घाघरा के बाद गंगा में आगे जाकर के मिलेगी यहाँ पे एक नदी गंडकी। गंडकी के बाद इसमें अगले रिवर का जो संगम हो रहा है उसको हम कहते हैं कोसी, ठीक है ना। और ये कोसी मैंने समझा रखा है आपको, ये सुपर इम्पोज रिवर है। कोसी के बाद अगली जो रिवर इसमें मिल रही है उसको हम लोग कह रहे हैं क्या, महानंदा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस यमुना में जो अगली रिवर मिल रही है उसको हम लोग कह रहे हैं चंबल। चंबल के बाद जो नेक्स्ट रिवर है इसके अंदर उसको हम लोग कह रहे हैं
सिंध। सिंध के बाद जो अगली रिवर है इसके अंदर, उसको हम कह रहे हैं बेतवा। और बेतवा के बाद जो रिवर इसमें मिल रही है उसको हम कह रहे हैं केन। फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए गंगा में एक रिवर मिलती है, उसको हम कहते हैं सोन। सोन के आगे जाने के बाद इसमें एक रिवर मिलती है जिसको हम कहते हैं टोन्स। टोन्स की एक ट्रिब्यूटरी आके इसमें मिलेगी, इसको हम कहते हैं बेलन। ठीक है ना। और एक नदी बंगाल के मालदा जिले से गंगा से टूटकर अलग होती है, जो इसकी विभाजित धारा है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कह रहे हैं, और इसका नाम क्या है? हुगली। और ट्रिब्यूटरी यानी कि ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। जो नदी मुख्य नदी में आकर के जुड़े और पानी दे वो सहायक है, और जो नदी मुख्य धारा से टूटकर अलग हो जाए, जो इससे कट के अलग हो जाए, वो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि विभाजित धारा है। फिर इस यमुना में दो तीन नदियां और आकर के मिलेंगी, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पर हनुमान गंगा। इसके बाद यहां पर आएगी आपकी ऋषि गंगा। यहां पर आपको एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है शारदा, और एक नदी जो वेस्टर्न यूपी से फ्लो करती है जिसका नाम है हिंडन। ठीक है ना। तो ये जो सारा तंत्र है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है अभी, ये तंत्र है पूरे किसका? गंगा का। ठीक है ना। गंगा, क्योंकि गंगा के अंदर यमुना भी सम्मिलित होंगी। और फाइनली ये जो गंगा है ये एंटर करेगी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाने के बाद ये कहलाती है पद्मा, जो जुड़ेगी किसके साथ? जमुना। और जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्रा का। पद्मा और जमुना मिलकर के एक नई नदी बनाएगी शारदा, जिसका दूसरा नाम हेमा भी है। और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जब गिरेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना। अभिषेक मैं भी सब कराऊंगा और उसे बताऊंगा कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें सब चीजें कुलदीप सब याद हो जाएगा, आप बस मेरे पर कॉन्सेंट्रेट करो। अभी मैं सब चीजों को याद कराऊंगा एक के बाद एक। ठीक है ना। अब एक बार मेरे साथ आप फिर से इस मैप को देखो। ये गंगोत्री है जहां से निकल रही गंगा। यहाँ पे क्या है? भागीरथी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है ना। यानी कि जो गंगा की सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आके मिलती है इसमें, वो कौन सी है? भागीरथी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? रामगंगा। फिर कौन सी है? गोमती। फिर कौन सी है? घाघरा। फिर है गंडकी। फिर है कोसी, और फिर है महानंदा। ये इन सब की क्या है? लेफ्ट बैंक यानी कि बाईं ओर से आकर के जुड़ने वाली नदियां हैं। अगर हम दाईं ओर से देखें, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी को देखें, तो राइट हैंड से जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी आके गंगा में मिलती है वो है यमुना। और यमुना की जो मुख्य नदियां हैं जो यमुना को पानी देती हैं सहायक नदी के रूप में, वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये जुड़ती है इसमें राइट हैंड से। और वहीं पर जो ऊपर से यमुना में जुड़ने वाली नदियां हैं लेफ्ट बैंक से, वो है हनुमान, ऋषि, शारदा और हिंडन। तो ये सब सारी नदियां हैं। ज्योति, ये जो यमुना है ये जिस जगह पर कॉन्फ्लुएंस करेगी गंगा से, इसको हम लोग कहते हैं प्रयागराज। क्या नाम है इसका? प्रयागराज। और ये जो प्रयागराज है ये कौन कौन सा क्षेत्र हमारा है? इलाहाबाद। ठीक है ना। यानी कि गंगा और यमुना का जो संगम होता है वो होता है इलाहाबाद में। ठीक है ना। अभी मैं सब कराऊंगा, लेट मी कंप्लीट गंगा। आप लोग बीच में जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। जब गंगा पे फुल स्टॉप लग जाएगा, आई एश्योर यू कि एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो प्लीज लेट मी कंटिन्यू। उसके बाद आप बीच बीच में पूछना कि किस डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, कहाँ से गुजर रही है, कहाँ घुसेगी, कहाँ जाएगी, सब हो जाएगा। आप बिल्कुल, आप मुझे पहले समय तो दो एक्सप्लेन करने का। आप अगर बीच बीच में पूछते रहोगे तो फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो पहले आप मुझे एक्सप्लेन करने का पूरा टाइम दो, और जैसे ही गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगी, आपको पूरी गंगा खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो लेट मी continue with my concept so that I can make you people understand in a more better way. भारती, you have a question कि what is the meaning of tributary? ट्रिब्यूटरी का मतलब ही मैंने कह दिया था कि जो नदी मुख्य नदी को पानी ला करके देगी उसको हम ट्रिब्यूटरी कहेंगे। यानी कि द रिवर्स विच ज्वाइंस द मेन रिवर एंड ऑफर्स वाटर एंड प्रोवाइड्स वाटर एंड फेच वाटर एंड गिव्स वाटर, उसको हम ट्रिब्यूटरी कहेंगे। जैसे भागीरथी
गंगा में मिल रही तो भागीरथी ट्रिब्यूटरी हो गई, राम गंगा गंगा में मिल रही तो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई, गोमती गंगा में आके में तो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई, यमुना गंगा में जाके जब मिल रही है तो यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। आई बात समझ में? अब इसमें एक सिंपल सी चीज ध्यान रखना कि जो रिवर गंगा है ये उत्तराखंड से निकलती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज, आप लोगों ने सुना होगा कन्नौज के बारे में, ये इत्र के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। वहां के आउटस्कर्ट से ये बिल्कुल गुजरती है और वहीं पर ये उत्तर प्रदेश में आकर के प्रवेश करती है। इसके बाद ये इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर इन शहरों से गुजरता हुआ बिहार पहुंचती है, फिर झारखंड जाती है, झारखंड के बाद ये बंगाल जाती है, ठीक है ना। तो बंगाल में जाने के बाद जब ये बंगाल में एंटर करेगी तो बंगाल में एंटर करने के बाद बंगाल में एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसका नाम है मालदा। क्या है यहाँ का नाम? मालदा। और ये जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, यहाँ पे गंगा दो भाग में टूटती है, टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो गंगा का एक हिस्सा जो टूटकर अलग हो रहा है, जो बाहर निकल रही है, जिसको हम विभाजित धारा यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी कह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हुगली। और जो मुख्य धारा गंगा की बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है वो बंगाल में कहलाती है भागीरथी। यानी कि बंगाल में गंगा को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है? भागीरथी। तो उत्तराखंड से आई यूपी, यूपी से आई बिहार, बिहार से गई झारखंड, झारखंड से गई बंगाल, बंगाल के मालदा में गंगा दो भागों में विभाजित हुई, एक धारा चली गई बांग्लादेश की तरफ, ठीक है ना। और जहां से ये टूटकर अलग हो रही है तो एक धारा मुख्य धारा है और एक धारा विभाजित धारा। आप यहाँ पे देखो, गौर करो मैप के ऊपर जो मैं मैप ड्रॉ कर रखा हूँ। यहाँ से एक धारा जो मुख्य धारा आ रही है ऊपर से, ये चली गई आगे की ओर, और एक धारा यहाँ से टूटकर अलग हो गई। तो जो धारा टूटकर अलग हुई है जिसपे कलकत्ता शहर है वो कौन सा है? हुगली। और जो मुख्य धारा आगे जा रही है वो बंगाल में कहलाती है भागीरथी। और यही भागीरथी जब बांग्लादेश में एंटर करेगी तो बन जाएगी पद्मा, जो जाके मिलेगी किससे? जमुना से, बनाएगी शारदा और हेमा, और अंत में गिरेगी किस नाम से? मेघना से। आप लोगों को ये बात समझ में आई? गंगा का ये पूरा फ्लो है। बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शैल आई प्रोसीड? अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे अभी पूछो, क्योंकि मैं अब सारे ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करूंगा। अभी आपको सब याद हो जाएगा प्रवेश, डोंट वरी। देखो, गंगा के जितने भी रिवर्स है ना, जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप ये समझो कि यू आर गोइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब है उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत ये तो करना पड़ेगा कि आपको इन सारे रिवर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। और श्योर, मैं जितनी बार बोल रहा हूँ ना, आप केवल मेरे पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको सारी नदियां खुद ब खुद याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं एक रिवर का नाम कई बार ले रहा हूँ। इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों, और याद रखना, यमुना अलग है और जमुना अलग है। दैट इज वाई दिस इज जे। जमुना चेंज नेम है ब्रह्मपुत्र। जैसे गंगा बांग्लादेश में पद्मा बन जाती है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आएगी तो वो जमुना बनेगी, और जब ये पद्मा और जमुना मिलेगी तो शारदा बनेगी, और जब शारदा गिरेगी बंगाल की खाड़ी में तो ये मेघना बनेगी। तो यमुना अलग है और जमुना अलग है। और दूसरी बात, ये जो भागीरथी है उत्तराखंड में और ये जो भागीरथी है बंगाल में, ये दोनों अलग है। यहां भागीरथी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और ऐसा मान्यता है पुराणों के अनुसार कि धरती पर गंगा को देवलोक से जिस व्यक्ति या जिस ऋषि ने लाया उनका नाम था भागीरथी। इसलिए बंगाल में गंगा को एक नया नाम दिया जाता है, एक उपनाम दिया जाता है, एक निकनेम दी जाती है, दैट इज भागीरथी। और ये वो भागीरथी नहीं है जो उत्तराखंड में फ्लो करती है। प्लीज माइंड इट
कि भागीरथी इन उत्तराखंड अलग है और गंगा का एक नया नाम दिया गया है बंगाल में भागीरथी, वो अलग है। यानी कि गंगा भारत में दो नाम से जानी जाती है, एक मूल नाम गंगा है और दूसरी नाम भागीरथी है। अब आप दूसरी चीज पर ध्यान दो जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, गंगा के सारे ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि उत्तराखंड में जो गंगा है, सॉरी, उत्तराखंड में जो गंगोत्री है, इस गंगोत्री से कई छोटी छोटी नदियां निकलती हैं और ये नदियां निर्माण करती हैं किसका? प्रयाग का। ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में और मैंने आपको समझाया था कि गंगा की मुख्य धारा का जो निर्माण होता है वो होता है कहां पे? देवप्रयाग में। और प्रयाग वो स्थल है या वो स्थान है जहां पे एक से अधिक धाराएं आकर के मिलती हैं और जुड़ती हैं। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वीणा का अस्त्र है रुद्रदेव का, यानी कि वीणा का वेपन है किसका? रुद्रदेव का, और रुद्र कहते हैं शिव को। तो सबसे उत्तरी प्रयाग जो उत्तराखंड में, सबसे नदर्न प्रयाग जो है, उसका नाम क्या था? विष्णु। जो सेकंड प्रयाग है उत्तराखंड में वो है नंद। नंद के नीचे जब हम आएंगे तो हमारा कर्ण है, फिर रुद्र है, फिर देव है। और मैंने बताया था कि इन पांचों प्रयागों से एक नदी है अलकनंदा जो इनसे गुजरती है, और इस अलकनंदा के साथ हर प्रयाग में अलग अलग नदियां आकर के जुड़ती हैं। ये ध्यान रखना कि एक नदी इन पांचों प्रयाग से गुजरती है जिसका नाम है अलकनंदा, और ये अलकनंदा खुद कहां से आ रही है? तो गंगोत्री से, ठीक है ना। और ये जितनी भी धाराएं इन प्रयागों में आके जुड़ेंगी उन सब का उद्गम स्थल भी गंगोत्री है। यानी कि गंगोत्री लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया में, ठीक है ना, जो कई सारे नदियों को क्या करती है? ऑरिजिनेट करती है। और इन्हीं रिवर्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है अलकनंदा, ठीक है ना। और विष्णु प्रयाग में मैंने बताया था यहां पर आकर के जुड़ती है धौली गंगा, ठीक है ना। नंद प्रयाग में आकर के जुड़ रही थी कौन? किनी या नंदी किनी। कर्ण में आकर के जुड़ेगी आपको एक नदी जिसका नाम है पिंडकी। और रुद्र में आकर के जो नदी जुड़ेंगी यहां पर, उसका नाम यहां पर क्या है? मंदाकिनी। और जो हमारा देवप्रयाग है, इसमें आकर के जो नदी जुड़ती है उसका नाम है भागीरथी। और याद रखना, यही भागीरथी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती हैं तो यहीं से जो रिवर गंगा है उसकी मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम का क्या होता है? निर्माण। तो आप ये कहोगे कि अगर आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में ये ऑप्शन हो कि द रिवर गंगा इज फॉर्म्ड एट, यानी कि गंगा नदी की उत्पत्ति या गंगा नदी का निर्माण किस स्थान पर होता है, तो आप वहां पे स्थान बताओगे देवप्रयाग का। और अगर ये केवल पूछ रहा है कि किस ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है ना, तो आप क्या बताओगे? गंगोत्री से। कुलदीप, आपको क्या समझने में दिक्कत आ रही है इसमें? आप मुझे एक बार बताओ। प्लीज आंसर मी कुलदीप, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मैंने केवल ये बताया है यहां पे कि देवप्रयाग से ऊपर ये सारे स्थान हैं, ये सारे प्लेसेस हैं, ठीक है ना, उत्तराखंड के उत्तर काशी में, जहां पे विष्णु है, नंद है, कर्ण है, रुद्र है और देव है। इसमें वी डिड नॉट, आई डोंट थिंक कि इसमें मैप की कहीं भी कोई जरूरत होगी, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि इवन इफ गो इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आप पे इससे मैप वर्क नहीं आएगा। आप इस बात को ध्यान रखो। आपको जितना मैं कह रहा हूं केवल आप उसको ध्यान करो, ठीक है ना।
अगर आप स्केलिंग प्रोसेस से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए तो फिर आपको सिविल्स वाले बैच में आना पड़ेगा। आई रिपीट इट, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे लिमिटेड टाइम में चीजों को खत्म करनी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसको चीज को लेकर के। ज्योति, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर गंगा देव प्रयाग में आकर गंगा है तो उससे पहले गंगा का क्या नाम था। तो गंगा का जो नामकरण है गंगा, वो देव प्रयाग से ही होता है, लेकिन उससे पहले जो इसकी धारा है वो मुख्य धारा अलकनंदा कहलाती है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन भाई ज्योति, ठीक है ना। अमित, ये क्या क्वेश्चन हुआ कि अलकनंदा कैसे जाकर मिलता है देव और रुद्रप्रयाग में। भाई, ये एक रिवर है अलकनंदा, जो इन सभी स्थानों से गुजर रही है। अगर गंगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड से गुजर रही है तो उसे गुजरने दो, क्या दिक्कत है। तो अलकनंदा जो नदी निकलती है गंगोत्री से, ये विष्णु प्रयाग भी आती है, नंद भी आती है, कर्ण भी आती है, रुद्र भी आती है और देव भी आती है। ये तो इसका फ्लो है, और फ्लो नेचुरल होता है, उसने अपना रास्ता खुद बनाया है। और कोइंसिडेंटली ये सारे प्रयाग से गुजर रही है, ठीक है ना। और जब गुजर रही है तो हर स्थान पर छोटी छोटी धाराएं उसी क्षेत्र से आकर के इस अलकनंदा में जुड़ रही है, जिससे हम प्रयाग का निर्माण कर रहे हैं। तो जो विष्णु प्रयाग नामक स्थान है, यहां पे जब अलकनंदा पहुंचती है तो यहाँ पे धौली गंगा आके मिलती है। जब नंद प्रयाग में ये पहुंचती है, यहाँ नंदीकनी आके मिल जाती है। जब यही अलकनंदा कर्ण प्रयाग से गुजरती है तो यहाँ आके पिंडकी जुड़ जाती है। जब रुद्र से आती है तो मंदाकिनी जुड़ जाती है। और जब ये देव प्रयाग में पहुंचती है तो भागीरथी जुड़ जाती है। आदर्श, क्या प्रॉब्लम है आपको। आपको नोट्स नहीं बनाना है, मैंने कितनी बार कहा है कि आप मुझे केवल सुनो और आप यहाँ बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। जिस तरीके से मैं यहाँ चीजों को लिख रहा हूँ उसी तरीके से डिट्टो आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप क्यों टेंशन ले रहे हो। आप केवल यहाँ ये सोच करके बैठो कि मैं बोर्ड पर क्या लिख रहा हूं और मैं क्या ओरेट कर रहा हूं। तो आपको मेरे बोर्ड और ओरेशन पे कैपेसिटी करना है, केवल मेंटेन रखनी है। अच्छा, आपने पूछा है कि अलकनंदा किस रिवर से जाकर मिलता है। बताया तो मैंने, रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी से और देव प्रयाग में मिलती है भागीरथी से। और यहां मैं बिल्कुल आपको ट्रिक दे रहा हूं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर साफ साफ लिखा है विनाका रुद्रदेव। विनाका अस्त्र है रुद्रदेव का। तो वीआई से विष्णु, एनए से नंद, के से कर्ण, फिर रुद्र और देव। कुछ करना ही नहीं है। विष्णु के चरणों में पाप धुलेगा तो धौली गंगा। नंदन वन में नंद पुष्प खिलेगा तो नंदीकनी। कर्ण सबसे बड़ा दानी था और सबसे बड़ा दान पिंड दान, तो पिंड की। रुद्र भगवान शिव का नाम है और उनकी शादी पार्वती से है। पार्वती का दूसरा नाम मंदाकिनी, तो रुद्र में मंदाकिनी। और देवताओं से मृत्युलोक पर यानी कि पृथ्वी पर जिस ऋषि ने गंगा को लाया, तो देवता से गंगा आई किसके द्वारा, भागीरथी ऋषि के द्वारा। तो यहाँ पे भागीरथी। तो ये तरीका है इसको ध्यान रखने का। विष्णु में धुलेगा तो धौली गंगा, नंद में खिलेगा तो नंदीकनी, कर्ण दानी है तो सबसे बड़ा दान पिंड दान, जो माता पिता के ऋण से मुक्त करता है तो पिंड की। रुद्र जो है भगवान शिव है, उनकी पत्नी मंदाकिनी। और जो भगवान देवता से पृथ्वी पर लाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, भागीरथी, तो वहां पे भागीरथी। आई बात समझ में, कभी नहीं भूलोगे आप। विनाका रुद्रदेव की जो मुख्य धारा है वो अलकनंदा है, रंजन। हाँ आदर्श, आपको मेरे सारे नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी। अब देखो, अब सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर, वो ट्रिब्यूटरी है भागीरथी। प्लीज फोकस ऑल ऑफ यू। ये क्या है, भागीरथी। अब याद रखना कि भागीरथी का जो सोर्स है जहां से ये उद्गम होती है वो क्या होगा, गंगोत्री। ठीक है ना। कौन सा सोर्स है इसका, गंगोत्री। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना
कि ये गंगोत्री जो है ये आपको स्थित है कहां पर, उत्तरकाशी में, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा कि उत्तरकाशी कहां पर है, तो आप बताओगे उत्तराखंड में। अब इस भागीरथी में इसकी एक सहायक नदी आके मिलती है। इसकी जो सहायक है भागीरथी की, उसका नाम है भील गंगा। ये ध्यान रखना, जो भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है भील गंगा। और जहां पर भील गंगा, ठीक है ना, और ये जो भील गंगा है, इसी भील गंगा के तट पर, इसके बैंक पर, इसके तट पर भारत की सबसे ऊंची, यानी कि इंडियाज हाईएस्ट डैम टिहरी, इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। आई बात समझ में। जो पहली ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट हैंड से भागीरथी है, जो निकलती गंगोत्री से है, ये कहां पर है, उत्तरकाशी में। और इस भागीरथी की एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है भील गंगा, और इस भील गंगा के तट पर भारत की सबसे ऊंची बांध बनाई गई है टेहरी। और ये जो टेहरी है, ये उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये जो 3 राज्य हैं, इनका क्या है, सम्मिलित परियोजना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये। इन तीनों राज्यों के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यानी कि दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में पीने का पानी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में सिंचाई का नहर और पीने का पानी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं यहाँ पर बेसिकली जो क्षेत्र है यहाँ पे गढ़वाल, स्पेशली जो गढ़वाल रीजन है यहाँ पे उत्तराखंड का, इन सारे क्षेत्रों के अंदर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कहां से आती है, टेहरी से, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा जो टेहरी है ये वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची बांध है। आदित्य, who told you कि भाखड़ा नांगल is the highest dam? Can you please tell me? When I am telling you कि भाई हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया जो है एट प्रेजेंट वो टेहरी है, तो आप फिर कंफ्यूजन क्यों ले रहे हो उसके अंदर? मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन क्यों दूंगा? हैव बिलीव ऑन मी। If I'm explaining you something, then please listen to it very carefully. शिवांगी, मैं अभी उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला था आपके साथ कि ये जो हमारा टेहरी डैम है, अगर आप एसएससी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो वो कभी भी भीलगंगा ऑप्शन में नहीं डालेंगे, वहां केवल ऑप्शन होगा भागीरथी, तो इनडायरेक्टली आपका आंसर भागीरथी होगा। लेकिन आप जब अपर लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस को हैंडल करोगे ना, तो वहां पे भागीरथी के साथ साथ ऑप्शन में भीलगंगा भी होगा, ठीक है ना। तो उस केस में आपको भगीरथी की जगह पे क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भीलगंगा को। इज इट दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट है जो सबसे अगल, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, उसका नाम है रामगंगा।
राम गंगा। अब इसको ध्यान से समझो। देखो, राम जो है एक नाम है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, इसका जो ओरिजिन होगा, यानी कि इसकी जो उद्गम होगी, किसकी? राम की। ये एक नाम है, तो ध्यान रखना, नामिक ग्लेशियर से, नामिक हिमनाद, ठीक है? तो राम नाम है, तो राम गंगा कहां से निकल रही है? रामिक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। और ये जो रिवर है, ये फ्लो करती है, उसके लिए कोड बता रहा हूं आपको। रबी मोरा बाबा शाहजहां से मिलने गया इब्राहिमपुर। रबी मोरा बाबा शाहजहां से मिलने गया इब्राहिमपुर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये उन शहर के नाम है जिन शहरों से रामगंगा प्रवाहित होती है। याद रखना, राम नाम है, तो राम नामिक से निकलेगी। याद रखना, नामिक। नामिक क्या है? हिमनाद है। यहां आर ए से मतलब है रामनगर, ये उत्तराखंड में है। यहाँ बी आई से मतलब होता है बिजनौर। एम ओ आर ए से मतलब है मुरादाबाद, ठीक है? बी ए से यहां पर मतलब है बदायूं। यहां बी ए से मतलब है यहाँ पे बरेली। यहां हो गया शाहजहांपुर, ठीक है ना? शाहजहांपुर। और ये जो इब्राहिमपुर है, यहां पे आकर के ये जो रामगंगा है वो मिल जाएगी गंगा से। आई बात समझ में? इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रबी मोरा बाबा शाहजहां से मिलने गया इब्राहिमपुर, इसलिए राम नाम है तो निकलेगी नामिक से। और रबी मोरा बाबा शाहजहां से मिलने गया इब्राहिमपुर, ये वो शहर है जहां से रामगंगा प्रवाहित होती है। और ये जो रामनगर शहर है, इस रामनगर शहर में भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय उद्यान, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। और ये जो जिम कॉर्बेट है, ये सिचुएटेड है किस नदी के तट पर? तो आप बताओगे, राम गंगा। हाँ शिवांगी, जमुना अलग है और यमुना अलग है। यमुना गंगा में मिलती है और जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है, कहां पर? बांग्लादेश में। जिम कॉर्बेट क्या है अखिलेश? में जस्ट बताया था मैंने कि जिम कॉर्बेट भारत की सबसे पुरानी, इंडियाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है।
बिल्कुल अभिषेक, इसका पुराना नेशनल जो नाम है जिम कॉर्बेट का, वो है हेली नेशनल पार्क। और एक चीज ध्यान रखना आप यहाँ पे कि इन सारे रिवर्स में जितनी भी नदियां यहाँ से फ्लो कर रही हैं, इसमें जितने भी शहर हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मुरादाबाद, जो कि पीतल नगरी कही जाती है। ठीक है, क्लियर है रामगंगा आप लोगों को? चलूँ आगे। अब देखिए, इस रामगंगा के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, उसका नाम है गोमती। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? गोमती। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये गोमती है और ये निकलती है गोमत से, गोमत ताल। इसको हम लोग कहते हैं गोमत लेक या तील झील कहो, गोमत ताल कहो, बात बराबर है। ताल लेक को भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो गोमत ताल है, ये आपको स्थित है, यानी कि सिचुएटेड है शिवालिक माउंटेन रेंज में। और ये जो शिवालिक है, ये हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है और सबसे नवीनतम हिस्सा है। यानी कि जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। तो सबसे निचला हिस्सा जो है वो है शिवालिक माउंटेन रेंज, और ये निकलती है आपको जिस शहर से, उसका नाम है पीलीभीत। ये आपने नाम सुना होगा, पीलीभीत। ये मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र है, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर। और इस शिवालिक में भी ये पीलीभीत जगह भी है और ये पीलीभीत रेंज भी है, पर पीलीभीत श्रेणी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पीलीभीत श्रेणी जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी में है, और इसी पीलीभीत श्रेणी से, जो कि शिवालिक पर्वत श्रेणी में है, वहां से उद्गम होता है किस चीज का? गोमती का। डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है ना। पीलीभीत शिवालिक का हिस्सा है। और अगर हम सिटीज की बात करें कि किन शहरों से गोमती जाती है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्लो होता है गोमती का, वो सबसे पहले होता है आपको लखीमपुर। ये यूपी में है, लखीमपुर। और यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है दूधवा। ये मत भूलना आप, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, जहां से निकल रही है कौन सी, जहां से फ्लो कर रही है कौन सी रिवर? हमारी गोमती। लखीमपुर के बाद ये आपको आएगी उत्तर प्रदेश के अगले इंपॉर्टेंट प्लेस में, जिसका नाम है सीतापुर। सीतापुर के बाद ये आपको पहुंचेगी अगले शहर जौनपुर। जौनपुर के बाद ये आपको पहुंचेगी, अगला शहर है इसमें सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के बाद ये आपको पहुंचेगी एक इंपॉर्टेंट शहर जिसका नाम है लखनऊ। इसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से गुजरती है उत्तर प्रदेश में, हारदोई। और फिर ये जो नदी है गोमती, ये वाराणसी यानी कि बनारस, जिसको आप वाराणसी या बनारस कहते हो, उस वाराणसी के समीप एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है सैदपुर। ध्यान रखिएगा, उस जगह का नाम है सैदपुर। कहाँ पर? वाराणसी के समीप है ये, ठीक है ना। यहीं पर जाकर के जो नदी गोमती है, ये मिल जाती है किसके साथ? गंगा के साथ, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि लखनऊ शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वहां बताओ, गोमती पर। तो ये पीलीभीत श्रेणी से निकली, जो शिवालिक का हिस्सा है। गोमत ताल से निकल रहा है। लखीमपुर, सीतापुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, हारदोई, और फिर वाराणसी के समीप जाकर के एक स्थान है सैदपुर कैथी, प्रॉपर सैदपुर, ध्यान रखो, वहीं पर जाके गंगा से ये मिल जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बनारस के समीप कौन सी सहायक नदी गंगा के साथ जाकर के मिलती है? तो आपका आंसर होगा गोमती।
ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहानी है गोमती की। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये सब नोट्स में मेंशन है, मैं केवल आपको एक बार फ्लो समझा रहा हूं ताकि आपको जब आप नोट्स को ब्राउज करो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि रिवर कहां से कहां जा रही है, ठीक है ना। बस आपको लोकेशन ध्यान रखना है कि ये सारे शहर किस स्टेट में है, पहली चीज तो ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ओरिजिनेट कहां से कर रही है और कौन कौन से प्रमुख शहर इन नदियों के तट पर स्थित है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो लेक्चर में? एवरीवन समझ में आ रही है चीजें? नेक्स्ट है हमारा जो अगली ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है घाघरा। अगली जो है वो क्या है? घाघरा। अब देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये एक एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववर्ती नदी है, पहली चीज ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो घाघरा है, जो एक तो एंटीसीडेंट हो गई, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जिस जगह से निकलती है उसका नाम है मापचा चुंगो ग्लेशियर। इसको आप भूलना मत। यानी कि जिस हिमनाद से गंगा का की सॉरी घाघरा की उत्पत्ति होती है वो है मापचा चुंगो। और जब भी ये एंटीसीडेंट है तो ये कहाँ पे होगा? टिबेटियन प्लेट्यू में। तीसरी विशेषता ये है कि ये गंगा की लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट यानी कि दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि घाघरा एक तो एंटीसीडेंट है, ये निकल रही है मापचा चुंगो से, और साथ ही साथ ये जो घाघरा है ये गंगा की लार्जेस्ट है यानी कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर, सबसे अधिक मात्रा में पानी को लेकर के गंगा को देती है। और साथ ही साथ ये दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है, किसकी? गंगा की। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो घाघरा है ये जब मापचा चुंगो से ऑरिजिनेट होती है तो ऑरिजिनेट होने के बाद ये एंटर करती है नेपाल में। ये प्रवेश करती है कहां पर? नेपाल में। और नेपाल में प्रवेश करते ही इसका जो नाम हो जाता है घाघरा का, वो हो जाता है करनाली। इसको भूलना मत आप। इसे पूछेगा कि भाई घाघरा तिब्बत से आई, तिब्बत से ये पहले कहां पे आई? तिब्बत से। तिब्बत से फिर कहाँ आई? नेपाल में। नेपाल में इसको हम क्या करें? करनाली। और फिर नेपाल से ये शिवालिक रेंज यानी कि शिवालिक श्रेणी के द्वारा या शिवालिक रेंज से फिर ये एंटर करेगी कहां पर? भारत में। ये शिवालिक रेंज से एंटर कर जाएगी कहां पे? भारत में। ये चीज ध्यान रखना। और शिवालिक रेंज से जब ये भारत में एंटर करेगी, कौन सी नदी? घाघरा। तब ये जाकर के बिहार में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है छपरा। इसके पास एक स्थान है रेवलगंज, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि रेवलगंज जो कि छपरा बिहार में है, यहां पर जाकर के जो घाघरा है ये मिल जाती है किसके साथ? गंगा के साथ। इसको भूलना मत आप। तो घाघरा एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है अभिनंदन जी कि जो नदी तिब्बती पठार से निकलेगी वो एंटीसीडेंट होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, ठीक है ना।
तो एंटीसीडेंट है, जिस ग्लेशियर से निकलती है मापचा चुंगो। इसकी विशेषता ये है कि ये लार्जेस्ट और सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये तिब्बत से नेपाल में आती है जहां ये कर्णाली कहलाएगी। फिर ये नेपाल से शिवालिक श्रेणी के द्वारा भारत में आती है, और भारत में आने के बाद ये छपरा बिहार में जाकर के रेवलगंज नामक स्थान पर मिल जाती है, किसके साथ? गंगा के साथ। तो आपको याद रखना है कि गोमती मिल रही है वाराणसी में आकर के, और घाघरा मिल रही है आपको छपरा बिहार में आकर के। दैट्स इट। एवरीवन, इज घाघरा क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि घाघरा की जो दो प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, जो दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें एक का नाम है सरयू, और दूसरे का नाम जो है वो है राप्ती। बस ध्यान रखना कि सरयू पर स्थित है हमारा शहर अयोध्या, और राप्ती पर जो सिटी स्थित है उसको हम कहते हैं गोरखपुर। जोगी जी यहीं सर हैं, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट में जो लार्जेस्ट वर्ड यूज किया है, इसका यह मतलब होता है कि अगर कोई रिवर लॉन्गर डिस्टेंस को कवर कर रही है, यानी कि बहुत सारे जगहों से गुजरते हुए और आकर कर मुख्य रिवर में मिलेगी, तो डेट इज लॉन्गेस्ट। अगर डिस्टेंस ज्यादा कवर करे तो लॉन्गेस्ट है, और अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा करेगी कैरी, तो वो लार्जेस्ट हो जाएगी। बस ये सिंपल फर्क है। शिवालिक रेंज के बाद मैंने लिखा है एंटर्स, ये है प्रवेश। इस शिवालिक के थ्रू ये क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है, ठीक है ना? कहां पर? छपरा में। जो छपरा कहां पर है? रेवलगंज, सॉरी छपरा बिहार में है। लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया है कि जैसे ही नेपाल में ये रिवर एंटर करती है करनाली, करनाली से शिवालिक होते आती है कहां पर? ये इंडिया में, और भारत में ये सबसे अधिक फ्लो करती है ईस्टर्न यूपी और बिहार में। तो जैसे ही ईस्टर्न यूपी को ये क्रॉस करती है और छपरा पहुंचती है, तो छपरा में एक पर्टिकुलर प्लेस है रेवलगंज, ये स्थान है। दिस इज द प्लेस, दिस इज द स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है ना, जहां पे एग्जैक्टली जाकर के घाघरा गंगा के साथ कॉन्फ्लुएंस करेगी, ये ध्यान रखना। तो रेवलगंज वो प्लेस है जहां पे कॉन्फ्लुएंस होगा, संगम होगा, किसका? गंगा और घाघरा का। और ये रेवलगंज जो है वो छपरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। सहायक और सहायक, सहायक की सहायक तब पूछी जाती है ज्योति, अगर उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हो। और आपको पता है कि अयोध्या कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द बाबरी मस्जिद, ठीक है ना। और गोरखपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से खुद योगी आदित्यनाथ है, जो इंडिया के सबसे पॉपुलस स्टेट को लीड कर रहे हैं, तो इसलिए उसका इंपॉर्टेंस है। संजू, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि शारदा नाम कहां पड़ता है। ये करनाली जो है नेपाल में शारदा के नाम से भी जानी जाती है। शुदीप्तो, जो दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लिखी है, वन इज द सरयू एंड सेकेंड इज द राप्ती। आप क्यों इतना गुस्सा हो योगी जी से? बिल्कुल गुस्सा मत करो, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और सबका समय आता है।
एग्जैक्टली, ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही है। सरयू भी और राप्ती भी। बस आपको घाघरा के बारे में तीन इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। इट इज द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये लिखनी है कि ये मापचा चुंगो से ओरिजिनेट होती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये छपरा बिहार में जाके गंगा से मिलती है। दैट्स इट। द क्लास विल कंटिन्यू टिल 4:30। भारती जी। If you need the break, you people just tell me. I will give you the break of 5 minutes. There is no issue in that. आपको जब भी लगे कि ब्रेक की आवश्यकता है मुझे बता देना। 5 मिनट ब्रेक करके हम लोग दोबारा से मिल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करनाली नेम नेपाल में है, करनाली और शारदा दोनों। ठीक है एवरीवन। अब देखिए, ये जो रिवर गंडकी है, इसका जो उद्गम होता है या ये जो ओरिजिनेट करती है, वो आपको करेगी नेपाल में। हमारी एक पहाड़ी है जिसका नाम है सोमेश्वर हिल्स। तो ये जो सोमेश्वर पहाड़ी है नेपाल में, उस सोमेश्वर पहाड़ी से ओरिजिनेट करती है या उद्गम होता है किसका? गंडकी रिवर का। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो गंडकी है, उसको नेपाल में हम लोग एक नाम देते हैं नारायणी। डोंट फॉरगेट। मैं भी ब्रेक करूंगा, इस रिवर के बाद ब्रेक लूंगा, डोंट वरी। तो गंडकी ऑरिजिनेट कर रही है सोमेश्वर हिल से, जो नेपाल में है। और नेपाल में इस रिवर को हम कह रहे हैं नारायणी। फिर ये रिवर नेपाल से इंडिया में जब एंटर करेगी, यानी कि जब प्रवेश करेगी, तो इसका जो एंट्रेंस होता है वो होता है शिवालिक से। ये एंटर करेगी आपको शिवालिक श्रेणी से, यानी कि शिवालिक रेंज से। वी आर टॉकिंग अबाउट गंडकी। और जैसे ही ये इंडिया में एंटर करेगी, कौन सी रेंज? शिवालिक रेंज। वैसे ही ये जा करके एक पर्टिकुलर प्लेस है सोनपुर, और ये भी आपको है कहां पर? बिहार में, जहां पे जाकर के ये गंगा से मिलेगी। और ये जो सोनपुर है, ये फेमस है एशिया में सबसे बड़े पशु मेले के लिए, कैटल फेयर। एशिया का सबसे बड़ा जो कैटल फेयर होता है, वो होता है कहां पे? सोनपुर में, जहां पर गंडक और गंगा का संगम होगा। तो अभी तक मैंने बताया कि भागीरथी मिल रही है देवप्रयाग में, रामगंगा मिल रही है इब्राहिमपुर में, गोमती मिल रही है बनारस के सैदपुर में, और घाघरा मिल रही है आपको छपरा बिहार में रेवलगंज में। ठीक है ना? और गंडकी जो है ये मिल रही है सोनपुर बिहार में। यानी कि पूछता है कि सिटी सोनपुर शहर किस दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर है, तो आप बताओगे गंगा, और दूसरा कौन सा है? गंडक। तो गंगा और गंडक का जो संगम है ये होता है सोनपुर में। और ये जो सोनपुर है, ये पूरे विश्व एशिया में सबसे ज्यादा फेमस है। किस चीज के लिए? पशु मेले के लिए। बिल्कुल। शिवालिक श्रेणी जो है वो होता है कहाँ? वो कहाँ पे है? इंडिया में है। मैंने कहा कि हिमालय को हम जब इंडिया में डिवाइड करते हैं तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हिमालय का सबसे जो नॉर्दर्न रेंज है या सबसे उत्तरी श्रेणी है, उसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के नीचे जब आएंगे तो मिडिल हिमालय, और उसके नीचे अगर आएंगे तो हमारा लेसर हिमालय बनेगा। ठीक है ना? नहीं, बफेलो का फेयर नहीं है गोल्डबर्ग, उसमें बहुत सारी चीजों का फेयर होता है।
Sonpur is in Bihar. Exactly, Abhishek. Sonpur is in Bihar. Okay, Kuldeep. From the next river, I will do that. I will just try to make a rough map of it so that you can visualize the thing. And if there is a problem in visualization, let me check the camera. Is the camera working properly or not? I think resolution is fine. But still, let me check the visualization problem. Why there is a issue with the visual part. Clear, all of you? So we have discussed Bhagirathi. We have discussed Ramganga. Then we have discussed Ghaghra, and we have done with the Gandaki. Now, the next river is the Kosi. The next is the Kosi. You see, this is basically the area of Nepal. In this particular Nepal, this is a location of Someshwar Hill. From this part, we have a river originating this is the river Kosi, and this is the portion of Eastern Himalaya. Eastern Himalaya is पूर्वी हिमालय, ठीक है ना? Now this Eastern Himalaya, so it originates from Someshwar Hill in Nepal, Kosi, and in Nepal this Kosi is known as Saptkoshi. Now this particular river Kosi, जब ये एंटर करती है कहां पे, इंडिया में, तो ये प्रवेश करेगी पूर्वी हिमालय से. कहां से? पूर्वी हिमालय से. तो ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा है. अब ये जब पूर्वी हिमालय से एंटर करेगी तो ये आती है आपको नेपाल के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जयनगर. ये बॉर्डर एरिया है नेपाल का. और फिर यहां से ये उत्तरी बिहार क्षेत्र यानी कि नदर्न बिहार में एंटर करेगी, और यहां से फिर ये जाएगी आपको ईस्टर्न बिहार. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जिस प्लेस से आ रही है नेपाल से, इस नेपाल में ये हिमालयन स्टेट है, यहाँ हिमालय का ज्यादा एक्सटेंशन है, इस कारण से यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा होती है, जिस कारण से एक तो रिवर पहले से पेरिनियल है, सदाबहार है, और जब वर्षा ज्यादा होगी मॉनसून के समय में, जून जुलाई में, तो इस नदी के अंदर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रिवर फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है.
उस रिवर फ्लो के बढ़ने से ये जो रिवर्स है वो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में, उत्तरी और पूर्वी बिहार में होती क्या चीज है कि ये नदी स्वेल करती है, यानी कि सूजती है, और ये अपने किनारों को तोड़ करके तेजी से फैलना शुरू करती है, और फैलने से ये क्या लाती है, बाढ़ को। तो ये जो बाढ़ आता है, ठीक है ना, किस कारण से, क्योंकि ये नदियां अपने कोर्स को, या अपने कह सकते हैं प्रवाह क्षेत्र में अपने मार्गों को बहुत तेजी से बदलती है। मैंने पहले बता रखा है कि अगर कोई भी रिवर अपने प्रवाह क्षेत्र में, अपने कोर्स में, या अपने पाथ को अगर मियंडरिंग नेचर के साथ अधिक विसर्पण करते हुए तेजी से बदले, तो वो सुपर इम्पोज्ड है। तो कोसी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भारत की सुपर इम्पोज्ड, यानी कि अध्यारोपित नदी है। और ये अध्यारोपित इसलिए है क्योंकि ये अपने कोर्स को क्या करती है, यानी कि प्रवाह को तेजी से बदलती है, ठीक है ना। और चूंकि इसका प्रवाह तेजी से बदल रहा है, ये काफी तेजी से चेंज कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड रिवर। और यही रीजन है कि नदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार ज्यादा मॉनसून के टाइम में सबसे अधिक बाढ़ से पीड़ित होती है, या बाढ़ ग्रसित होती है, या फ्लडेड होती है, ठीक है ना। तो फ्लड के कॉज होने का नदर्न और ईस्टर्न बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन दोनों क्षेत्रों के अंदर, ठीक है ना, ये जो नदी कोसी है ये बहुत तेजी से अपने मार्गों को बदलती है और फ्लड जैसे डिजास्टर को कॉज, जिस कारण इस कोसी को हम लोग एक नाम देते हैं, सौरो ऑफ बिहार। इसको बिहार का शोक कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये जो रिवर है कोसी, ये भारत के पूर्वी क्षेत्र यानी कि ईस्टर्न रीजन, एक जगह है आपका भागलपुर बिहार में। इस भागलपुर में एक पर्टिकुलर स्थान है कुर्सेला। उसी कुर्सेला में जाकर के जो रिवर कोसी है वो गंगा से मिल जाती है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि कुर्सेला वो पार्ट है, वो रीजन है, या वो क्षेत्र है जहां पर जाकर के गंगा और कोसी का संगम होगा। कुलदीप ठीक है अब? ओके, अब मैं डायग्राम से ही सारे को रिवर्स को कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल, कश्मीर भी हमारा होगा, पाकिस्तान भी हमारा होगा, और चाइना को तो हम हथिया ही लेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो गोल्डबर्ग, हम लोग बिल्कुल उस तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र पैनी हो रही है। बस आप लोग ये दुआ करो कि प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए लेकिन राहुल गांधी ना बने, उसके बाद तो हम सब चीज़ों को वैसे ही ठीक कर लेंगे। हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। सुमन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या चीज समझ में नहीं आई आपको? कैन यू प्लीज लेट मी नो? I simply told in this particular diagram, this is the Someswar Hills from where river Kosi originates.
फिर यहाँ से निकलने के बाद, और कोसी चूंकि नेपाल से निकल रही है, यहाँ पे इसको सप्तकोशी कह रहे हैं, सप्त 7, 4 अलग अलग धाराएं मिलकर के इसको बनाती हैं। फिर ये ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय वाले भाग से बिहार के उत्तरी और पूर्वी भाग से प्रवाहित होती हैं, और इन दोनों रीजन्स में, नदर्न और ईस्टर्न बिहार में, ये अपने पाथ को बहुत तेजी से चेंज करती है, काफी फ्रिक्वेंटली चेंज करती है। तो इस पाथ को चेंज करने के कारण, ठीक है ना, ये इन दोनों इलाकों में बहुत ज्यादा फ्लड्स लाती हैं। इस फ्लड के कारण हम इसको सौरव ऑफ बिहार कहते हैं, और एट द एंड ये ईस्टर्न बिहार के भागलपुर में कुर्सेला नामक प्लेस पर जाकर के गंगा से कॉन्फ्लुएंस कर जाती है। Done, everyone? Next river, it is the last tributary of Ganga from left hand side, and that tributary is called Mahananda. So next we are discussing जयनगर प्लेस है, ये नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। मुनीष, अभी मैं सिविल्स की प्रिपरेशन ऑनलाइन मैंने स्टार्ट नहीं की है, लेकिन वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट वेरी सून, विद इन 3 months आई विल बी ऑन द यूपीएससी पोर्टल एज वेल। तो मैं वहां भी स्टार्ट करूंगा ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर के, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू डू दैट। अभी स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं करूंगा। ज्योति का एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे कि हम जब ये रिवर ओवरफ्लो करती है इन सारे नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो हम इसको रोक क्यों नहीं सकते, या हम डैम क्यों नहीं बना देते, या ऊंचा बांध बना करके हम क्यों नहीं रोक देते। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप लोग सब सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है उनका, और आपको एक चीज क्लियर भी हो जाएगी इस चीज से। देखो, ये एक रिवर है, और ये रिवर का वाटर है जो इसके अंदर फ्लो कर रही है। अगर हमने इस पर डैम बनाया, ठीक है ना, और इसकी एक हाइट रखी, ठीक है, तो ये जो हाइट है, इससे क्या है कि इस रिवर के फ्लो को हमने क्या किया, प्रभावित किया, इसको अफेक्ट किया। तो अब जब इस पे हमने डैम बना दिया, तो इस हिस्से में जो वेस्टर्न पार्ट है रिवर का, जो पश्चिमी हिस्सा है, और ये ईस्टर्न पार्ट है, तो जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे, इस तरह वाले हिस्से में, इस एरिया में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, जो पानी की मात्रा है, वो अधिक बढ़ जाएगी, यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम बांध से पानी को रिलीज करते हैं तब इस तरह का फ्लो बढ़ेगा और घटेगा। अब सवाल यह है कि 1929 में एक हमारा ज्योग्राफर है जिसका नाम है वैगनर, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया कि जो अर्थक्वेक है वो कभी भी जरूरी नहीं है कि केवल रिवर्स के बैंक पे आए, यानी कि नदी के किनारों पे आएगी। उसने कहा कि ये बीचों बीच भी आ सकती है। कैसे? उसने कहा कि अगर आप बांध के ऊंचाई को बढ़ाओगे तो एक तरफ पानी की मात्रा बढ़ेगी, और जब ये क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, ये जो वेट ऑफ वाटर क्रिएट होगी यहाँ से, वो नदी के बीचों बीच एक प्रेशर को जनरेट करेगा। और ये रिवर फ्लो कर रही है किसके ऊपर, एक तल के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि जहां पर पानी का दबाव ज्यादा बनेगा तो उसके नीचे की जो चट्टान है, इस जहां पे ये पानी फ्लो कर रही है, इसके नीचे का जो रॉक पार्टिकल्स चट्टान है, उस पर प्रेशर बढ़ेगा। उसके प्रेशर बढ़ने से ये चट्टान अपने जगह से खिसक सकती है, और जब ये खिसकेगी और स्लाइड करेगी या डाइवर्ज होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि कोई भी स्टेट जब अपने रिवर्स के ऊपर अपने डैम के हाइट को बढ़ाती है, तो उस डैम के हाइट को बढ़ाने से पहले उन्हें इस बात की परमिशन लेनी जरूरी है कि वो डैम के हाइट को कितना रखे, क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, और स्पेशली तब हो सकती है जब अर्थक्वेक फ्रिक्वेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसलिए अगर ये रॉक्स मिसप्लेस होगा, अगर ये रॉक्स डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना, तो इसके डिस्प्लेसमेंट और मिसप्लेसमेंट से इस एरिया में अर्थक्वेक ज्यादा आ सकती है।
तो केवल बैंक्स पे ना आकर के, किनारों पर तो आती ही आती है, किनारों के अलावा जिन क्षेत्रों में हम बांध बनाते हैं, जिस, ठीक है ना, उसके बीचों बीच जब बांध की ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो पानी के एक्सेसिव प्रेशर से उसके नीचे की चट्टान खिसकेगी और अर्थक्वेक आ सकता है। आई बात समझ में? इसलिए हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें एक लिमिटेड हाइट के साथ ही इसको रखना जरूरी होता है। गॉट इट एवरीवन? ये कॉन्सेप्ट है कि हम डैम के हाइट को क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते। एनी टाइप ऑफ रिवर, हम किसी भी रिवर्स पे डैम नहीं, अगर डैम बनाते हैं तो वो तो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आई बात समझ में? सुदीप, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिंपल कहा कि पहले रिवर फ्लो कर रही थी फ्रीली, अब जब इसमें आपने डैम बनाया तो यहाँ पे जब कंक्रीट डालोगे तो फ्लो ऑफ रिवर तो क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो जिस तरफ बांध की ऊंचाई ज्यादा होगी उस तरफ पानी ज्यादा जमा होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई जब एक जगह पानी लगातार जमा होती चली जाएगी तो ये जो पानी का वॉल्यूम है, जिसका द्रव्यमान है, तो अपने द्रव्यमान के बराबर भार को उत्पन्न करेगा, उतनी वेट क्रिएट करेगी। तो ये जिस रॉक्स के ऊपर ये जमा हो रहा है, क्योंकि भाई रिवर बेड जो है वो भी तो रॉक्स के ऊपर है, तो उससे क्या है कि जिस सतह पर ये पानी लगातार जमा हो रही है उसके नीचे की चट्टान जो है उस पर जब प्रेशर बनेगा तो उस एक्सेसिव प्रेशर के कारण, कॉन्टिन्यूअस एक्सेसिव प्रेशर के कारण, वो जो रॉक्स है वो अपने जगह से हिलेगी, और हिलेगी तो अर्थक्वेक होगा। और रिवर की डेप्थनेस और रिवर का जो फ्लो है वो रिवर खुद बनाती है, उसमें हम कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और आपने कहा कि अगर हम बहुत सारे बांध, अगर डैम्स बना देंगे तो इसका मतलब क्या है कि जगह जगह पे अर्थक्वेक्स आएंगी। कि जब आप एक सीरीज में डैम बनाओगे कुछ किलोमीटर्स के बाद, तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे डैम है उन सारे जगह के जो रिवर बेड है वहां पे अर्थक्वेक का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए हम मल्टीपल डैम्स नहीं बना सकते। वो एनवायरमेंटल के दृष्टिकोण से या पर्यावरण के दृष्टिकोण से क्या है, गलत है। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है कि वाई वी कैन नॉट द, शिवांगी हीराकुंड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है, वो लार्जेस्ट नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि जो महानदी रिवर है वो एक नॉन पेरिनियल रिवर है, ठीक है ना। तो ये जो डैम्स बना करके, एग्जैक्टली सुनील, यू आर वेरी राइट, कोयना अर्थक्वेक जो महाराष्ट्र में था ये इसी का रिजल्ट था, ठीक है ना। लातूर जो महाराष्ट्र में है वो इसी का रिजल्ट है। तो इन सब एरियाज में जहां भी हम डैम के हाइट को बढ़ाते हैं तो वहां पे अर्थक्वेक्स का खतरा ज्यादा होता है, अनडाउटेडली। डैम एग्जैक्टली क्रिएट द अर्थक्वेक। Now the last river, that is the Mahananda. This is the state of वेस्ट बंगाल। ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। एग्जैक्टली exactly, डैम के हाइट के बढ़ने से इफेक्ट होगा, लेकिन डैम के बनाने से हम फ्लड वाटर को रोक सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, एक्सेसिव रेनफॉल इतनी बढ़ जाती है कि डैम भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती,
लेकिन आप सोचो अगर आपने डैम बना रखा है पहले से वहां पे रिवर वाटर ज्यादा है, और अगर ज्यादा रेनफॉल होने के कारण से अगर रिवर का वाटर लेवल बढ़ेगा और अगर तब डैम ब्रेक अगर हो जाएगी, तो आप सोचो कि उस आसपास के इलाके में कितनी तबाही आएगी अखिलेश, ठीक है ना। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम रिवर पे डैम ना बनाएं, और डैम बनाने की जगह अगर हम रिवर्स को इंटरलिंक कर दें, यानी कि जो सीजनल रिवर्स है उसको अगर हम पेरेनियल रिवर्स के साथ इंटरलिंक करेंगे, या मौसमी नदी को अगर हम सदाबहार नदी के साथ जोड़ देंगे, तो इससे क्या है कि अगर एक नदी में जल का स्तर बढ़ेगा तो दूसरी नदी में पानी खुद ब खुद धीरे धीरे समा जाएगी। इससे ना फ्लड आएगा, ना प्रेशर बढ़ेगा, और ये सब चीजें कभी नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? तो एकमात्र सॉल्यूशन ये है, अगर इंडिया में इरिगेशन को इम्प्रोवाइज करना है, फ्लड्स को रोकनी है, ड्रॉट को खत्म करना है, तो यू गो एंड इंटरलिंक द रिवर्स, एंड इफ यू इंटरलिंक द रिवर्स व्हाट विल हैपन कि भाई किसी भी इलाके में ना कभी पानी की कमी आएगी, और अगर नदी में पानी का जलस्तर बढ़ता भी है या रिवर वाटर बढ़ेगी भी, तो उससे क्या होगा हमारा कि जब ऑलरेडी रिवर्स इंटरलिंक्ड होगी, ठीक है ना, इंटरलिंक्ड होगी, तो जिस नदी में पानी कम है उसमें खुद ब खुद पानी आ जाएगा, क्योंकि वो नदी और किसी नदी से जुड़ी हुई है, वो किसी चौथी से जुड़ी है, चौथी पांचवी से जुड़ी है, तो ये हमने एक चेन बना दिया, ठीक है ना। इससे क्या है कि हम इन सारे चीजों को होने से रोक सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया का जो पेरिनियल एग्रीकल्चर फेलियर प्रॉब्लम है, जो निरंतरता के साथ कृषि विफल हो रहा है, उसको विफल होने से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत का संविधान, भारत की राजनीति, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरलिंकिंग को रोक रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंटरलिंकिंग नहीं हो सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें राजनीतिक तरीके से नहीं बल्कि देश हित के तरीके से सोचना पड़ेगा। और जिस दिन इंडिया का हर पॉलिटिशियन, इंडियन स्टेट्स का हर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगी, एक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वी कैन डू दिस। अब देखो, ये जो वेस्ट बंगाल का रीजन है, इसमें ये जो प्लेस है इसको कहा जाता है कुर्सियांग। ये जगह कौन सा है? कुर्सियांग है ये। कुर्सियांग वो जगह है पश्चिम बंगाल में जहां पे एक टाइम पे सबसे ज्यादा स्कूल्स थी, और आज भी हैं, अच्छे स्कूल्स हैं। ये कुर्सियांग आपको सिचुएटेड है दार्जिलिंग में। ये जो शहर है ये आपको बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो पूरा दार्जिलिंग हिल स्टेशन है, ये हिस्सा है ईस्टर्न हिमालय का, यानी कि पूर्वी हिमालय का। और इसी कुर्सियांग से एक रिवर निकलती है, ठीक है ना, जो कि फ्लो कर रही है आपको, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल से फिर ये रिवर एंटर कर जाती है आपको बिहार में, और बिहार से फिर ये आएगी आपको बंगाल में, और बंगाल से फिर ये जाएगी बांग्लादेश में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये दार्जिलिंग के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस पर आती है जिसका नाम है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। इसके बाद ये आपको आएगी जलपाईगुड़ी, ठीक है। इसके बाद ये बिहार के दो इंपॉर्टेंट प्लेस से गुजरेगी। एक का नाम है किशनगंज, दूसरे का नाम है कटिहार, ठीक है। अब ये कुर्सियांग से निकली जो दार्जिलिंग शहर में है, वहां से सिलीगुड़ी आई, वहां से जलपाईगुड़ी आई, उसके बाद ये किशनगंज आई, फिर कटिहार, और फिर ये बंगाल में एंटर करेगी मालदा में। ये मालदा डिस्ट्रिक्ट है।
और मालदा के बाद ये नदी चली जाएगी आपको कहां पर, बांग्लादेश। और इसी बांग्लादेश में एक पर्टिकुलर प्लेस है नवाबगंज, जहां पे जाकर के महानंदा मिलेगी आपको पद्मा के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, ये फ्लो है महानंदा का इंडिया में। और ध्यान रखना जो सिलीगुड़ी है, इसी के रास्ते हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे इंडिया में जा सकते हैं। और इसको एक नाम दिया गया है ज्योग्राफी में, चिकन स्नेक कहा जाता है। और साथ ही साथ सिलीगुड़ी को एक और भी नाम देते हैं हम लोग, शिकागो ऑफ इंडिया। इसे शिकागो ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है, भारत का शिकागो, क्योंकि जो शिकागो शहर है अमेरिका में, यहाँ सबसे ज्यादा कच्चे मांस का व्यापार होता है, रॉ मीट का। और यही चीज भारत में सिलीगुड़ी में होती है, इसलिए इसको शिकागो कहा जाता है। और चिकन स्नेक इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल इसका नक्शे में जब देखोगे आप तो ये बिल्कुल मुर्गी के गर्दन के समान इसका नक्शा है, इसलिए चिकन स्नेक कहते हैं इसको। फिर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, किशनगंज, कटिहार, फिर बांग्लादेश, फिर ये बंगाल मालदा में आने के बाद फिर ये एंटर कर जाएगी कहाँ पे, नवाबगंज में। और नवाबगंज जाने के बाद ये वहां पर मिल जाएगी पद्मा से। एग्जैक्टली गोल्डबर्ग, मैं वो समझाऊंगा आपको कि एस्चुरीज क्या है और डेल्टा क्या है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि दार्जिलिंग शहर, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, किशनगंज, कटिहार और मालदा, ठीक है ना, ये जो शहर हैं ये सारे आपको अवस्थित हैं या स्थित हैं कहाँ पर, महानंदा के ऊपर। इसको आपको भूलना नहीं। आई बात समझ में? ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर? किशनगंज कटिहार बिहार में है, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी बंगाल में है, मालदा बंगाल में है। ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर? इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि रिवर, नोट्स आज अपलोड करवाऊंगा, अभी 10 अभी हो जाएगा अपलोड, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिवर्स, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको रिवर्स सिस्टम पे एक सीट दूंगा मैं, उस सीट को पहले आप खुद अटेम्प्ट करोगे और उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे उसको मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। तो हर टॉपिक के ऊपर, जैसे रिवर्स सिस्टम खत्म करने के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लाउड्स पे कराऊंगा, सॉइल पे कराऊंगा, फिजिकल डिविजन्स पे कराऊंगा, सोलर सिस्टम पे कराऊंगा। तो हर टॉपिक बाय जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप इस बात में निश्चिंत रहिए। ठीक है एवरीवन? सो टुडे, आज के लिए इतना काफी है, इट्स एनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। थैंक यू so much and I hope you people are enjoying my lecture. And if you have any of the problem, you do give me the feedback. I will try to improve it more. बट मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं चीज़ों आपके लिए मैक्सिमम देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।